नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टेक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज भी जो है XBRL के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं। इसको अच्छे से कैसे करना है, इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करने हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, क्या प्रोसीजर रहता है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी XBRL के बारे में मिल पाए। XBRL रिपोर्टिंग जो होती है वो सारी कंपनीज के केसेस में नहीं होती है, वो कुछ ही कंपनीज के केसेस में होती है। और ये जो कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है कि XBRL रिपोर्टिंग करनी क्यों है, इसके फायदे क्या हैं, इससे नॉर्मल जो कन्वेंशनल हम रिपोर्टिंग करते हैं उससे क्या फर्क है इसके अंदर। तो XBRL रिपोर्टिंग जो होती है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से के साथ मैच करती है। अगर आपको किसी भी कंपनी का कंपैरिजन करना है जो कि XBRL फॉर्मेट में ही रिपोर्ट हुई है दो कंपनीज से, तो दोनों कंपनीज का कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो बहुत आप आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, समझने में बहुत आसानी होती है। थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है XBRL का अनडाउटेडली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट जो आउटकम निकलता है वो बहुत ही आसान होता है। और वो ग्लोबली जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके ऊपर भी XBRL एप्लीकेबल है, उनका कंपैरिजन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में तो बहुत ही ईजी हो जाता है। प्लस ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लैंग्वेज है, रिपोर्टिंग सारी इलेक्ट्रॉनिकली होती है। तो जो दूसरी एप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इस फॉर्मेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्टिंग हो रही है और उस रिपोर्टिंग के थ्रू वेरियस सॉफ्टवेयर्स और वेरियस एप्लीकेशंस डेटा निकाल सकती हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो XBRL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक तरीका है रिपोर्टिंग करने का, जिससे कि आप जो है इंफॉर्मेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है और कंपेयर करा जा सकता है। तो बेसिक एम यही है कि आपको ईज ऑफ रिपोर्टिंग हो जाती है, जो कंपनी रिपोर्ट कर रही है और जो लोग, जो स्टेक होल्डर्स उस डेटा का यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है उस डेटा और इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में, उसको कंपेयर करने में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सारी कंपनीज के ऊपर XBRL की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर रूल्स फ्रेम करे गए हैं। कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन XBRL रूल्स 2015। एज पर दीज रूल, जो लिस्टेड कंपनीज हैं या कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर की है या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर का है, या कंपनीज जिनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, इन्हीं कंपनीज को जो है XBRL की रिपोर्टिंग करनी होती है, XBRL में रिपोर्टिंग करनी होती है। और एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनीज हैं, अगर एक बार भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो दी गई हैं, ऐसे 5 करोड़ की कैपिटल हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई या 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया, कोई भी थ्रेशोल्ड अगर कंपनी जो है उसको अचीव करती है तो इमीडिएटली उस पर XBRL की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो जाती है। और एक बार अगर XBRL की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो गई तो वो फिर लाइफ लॉन्ग जब तक कंपनी है उसकी सारी रिपोर्टिंग XBRL में ही होगी, इरिस्पेक्टिव की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट कोई पर्टिकुलर ईयर में अचीव हो रही हो या नहीं हो रही हो। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर था, लेट्स से एक साल में उसने XBRL की रिपोर्टिंग करी, नेक्स्ट ईयर जो था टर्नओवर कम हो गया, लेट्स से 50 करोड़ या 70 करोड़ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी XBRL की रिपोर्टिंग नहीं करेगी। अगर एक बार XBRL की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाती है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग कंपनी को XBRL पे ही रिपोर्टिंग करनी होती है। अब जो कंपनीज हैं जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करी गई हैं XBRL रिपोर्टिंग से, वो ये है कि एक तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स को अगर अचीव भी कर रही हैं, जो कि रूल 3 में मैंने आपको बताया था अभी, तब भी इनके ऊपर XBRL की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है।
तो आइए XBRL का एक प्रोसीजर, जो कैसे XBRL को बनाते हैं, कैसे XBRL की रिपोर्टिंग करते हैं, एक बारी शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्योंकि मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा कैसे सॉफ्टवेयर में हम XBRL की रिपोर्टिंग करते हैं, कैसे XBRL की फाइल बनानी चाहिए। बट उससे पहले एक छोटा सा एक प्रोसेस का अगर हम रिव्यू कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में। तो सबसे पहले जो हमारा आपको क्या करना है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। बट आपको XBRL की जो कन्वर्जन करना है उसके लिए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए। ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कोई सॉफ्टवेयर नहीं देता, इसमें आप XBRL को बना सकते हैं। XBRL को प्री स्क्रूटनी और उसको वेरीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर है MCA का, उसके बिना तो XBRL फाइल जो है वो अपलोड ही नहीं हो सकती है। बट कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं देता है जिसमें कि आप XBRL की फाइल को रेडी कर सकते हैं, जिसमें आप डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। आप उस सॉफ्टवेयर को खोलें और फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपकी वैल्यूज हैं, जो भी आपके डेटा हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन डल जाएगी, अब इंफॉर्मेशन है क्या क्या, जैसे कि बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन होगी, P&L की इंफॉर्मेशन हो गई, डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गई, ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गई। तो सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन उस स्कीम के अंदर आपको डालनी है, वो सारी स्कीम जो है वो सॉफ्टवेयर में होती है। जब तक वो आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे आपके स्क्रीन पे एरर्स आते रहेंगे, और जब तक आप पूरे एरर्स को रिजॉल्व नहीं कर देंगे तब तक आपकी फाइल जो है XBRL की कंप्लीट नहीं होगी, आप XBRL फाइल को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको उस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन और डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बाद आपको एक फाइल जनरेट करनी होती है। उसमें एक ऑप्शन होता है फाइल जनरेट करने का, XML फाइल और XBRL इज वन ऑफ द सेम थिंग। क्योंकि XBRL में जो भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, जो फाइल जनरेट होती है उसका एक्सटेंशन XML होता है। तो जैसे आप XML फाइल को आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी करेंगे, आप XML फाइल को जनरेट करेंगे। उसका जनरली सॉफ्टवेयर जो नाम देता है वो इंस्टेंस डॉक्यूमेंट देता है। इंस्टेंस डॉक्यूमेंट इज द नेम ऑफ द फाइल विद द एक्सटेंशन XML। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको इस इंस्टेंस डॉक्यूमेंट को आपने बना तो लिया, आपके हिसाब से पूरा हो गया, आपने डेटा पूरा डाल दिया, आपने इंफॉर्मेशन डाल दिया, बट वो इंफॉर्मेशन जो है रिकंसाइल होती है MCA के डेटा के साथ। और ये भी देखा जाता है कि वो फाइल सारे रिस्पेक्ट में कंप्लीट है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको MCA का एक XBRL टूल डाउनलोड करना होता है। इसकी वेबसाइट का लिंक जो है मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, mca.gov.in/XBRL। यहाँ से आप MCA का एक वैलिडेशन टूल है वो आपको डाउनलोड करना है। लेटेस्ट वर्जन, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है। जनरली साइट ही अपडेट नहीं करता है MCA, मैंने देखा है, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में देखते हैं। बट हाँ, नोटिफिकेशन के अंदर जब भी कोई नया वर्जन आता है तो लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या व्हाट्स न्यू करके एक सेक्शन होता है उसके अंदर वो आ जाता है। तो आपको सबसे लेटेस्ट वाला ही XBRL टूल को डाउनलोड करना है। अगर आप पुराना करेंगे और उससे अगर अपनी फाइल को चेक करेंगे तो वो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, उसमें एरर आ जाएगा। तो आपको जो है जो फाइल जनरेट हुई है XML फाइल, आपने सॉफ्टवेयर में MCA के जो वैलिडेशन टूल है उसके अंदर लोड करनी है। उसके बाद आपको उस सॉफ्टवेयर से MCA के वैलिडेशन टूल से इस फाइल को वैलिडेट करना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट को क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है वैलिडेशन टूल जो है MCA का, वो उस फाइल को चेक करेगा और देखेगा कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जो कि मैंडेटरी है, जो कि आपको रिपोर्ट करनी है, वो आपने डाली है कि नहीं डाली है। और अगर आप वो इंफॉर्मेशन आपने नहीं डाली होगी, उसमें कोई एरर होगा या मिसमैच होगा, तो वो एरर को हाईलाइट कर देगा। और जब तक आप इन सारे एरर्स को रिजॉल्व नहीं कर देंगे तब तक आप जो है नेक्स्ट स्टेप जो कि प्री स्क्रूटनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। और विदाउट प्री स्क्रूटनी आप जो है XML फाइल को, जो कि XBRL फाइल भी है, उसको आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर की आपकी जितनी भी कमियां हैं जो आपने फाइल में रखी हैं, जो आपने डेटा नहीं डाला है, वो पूरी आपको करनी होती हैं। उसके बिना आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका होता है प्री स्क्रूटनी का। प्री स्क्रूटनी में क्या होता है? प्री स्क्रूटनी बेसिकली जैसे हम लोग फॉर्म फाइल करते हैं MCA का, नॉर्मल ROC वाला भी, उसमें जब हम प्री स्क्रूटनी करते हैं तो सारा डेटा जो होता है फॉर्म का वो रिकंसाइल होता है MCA के डेटा से। MCA के सिस्टम जो पोर्टल पे जो डेटा होता है, उनके पास जो डेटा होता है उससे रिकंसाइल होता है। वैसे ही XML के अंदर जो भी आप डेटा डालते हैं
जब प्री स्क्रूटनी हम क्लिक करते हैं तो प्री स्क्रूटनी से जितना भी डेटा आपने डाला है अपनी XML फाइल के अंदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो सारा डेटा जो है रिकंसाइल होता है MCA के सिस्टम के साथ। अगर कहीं भी डेटा मिसमैच हो जाता है तो एरर आ जाएगा, आपको जो है आपको फिर से आपको अपना जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर खोल के उस एरर को सही करना है, फिर से XML जनरेट करनी है, वैलिडेट करनी है, फिर से प्री स्क्रूटनी करना है। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है कि आप सारी जो डेटा आप डाल रहे हैं, सारा डेटा जो भी डाल रहे हैं वो डेटा करेक्ट हो और एज पर MCA के सिस्टम से हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने किसी डायरेक्टर का दिन डाला और वो दिन गलत डल गया, लेट्स से 07 लिखना था, आपने 05 लिख दिया, तो आपने डाल तो दिया, फाइल वैलिडेट भी हो जाएगी, आपके हिसाब से सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा। बट जैसे आप प्री स्क्रूटनी करेंगे, जैसे ही वो दिन रिकंसाइल होगा नेम के साथ MCA के सिस्टम से, उसमें एरर आ जाएगा कि दिन जो है इस व्यक्ति के नाम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, काइंडली चेक द दिन। फिर आपको अपना दिन आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट डालनी है, तभी XBRL जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिपोर्टिंग करने का। क्योंकि एक एरर्स जो होते हैं, जितनी भी मिसमैचिंग है, जो भी एरर्स हैं, वो सारे जो है XBRL फाइल के अंदर हट जाते हैं। तो बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है आप अपलोड करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर एंड फुल डिस्क्लोजर इज देयर। तो ये XBRL का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बस जैसी प्री स्क्रूटनी हो जाती है, आप प्री स्क्रूटनी करने के बाद आप अपनी फाइनल जो आपकी XML फाइल है जो आपने प्री स्क्रूटनाइज करी है, उस XML फाइल को जो है आप AOC4 XBRL फॉर्म जो है ROC की वेबसाइट से डाउनलोड करिए और उसके अंदर ये XML फाइल को अटैच कर दीजिएगा। और अटैच करने के बाद जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स डायरेक्टर के लगने हैं या और किसी प्रोफेशनल के लगने हैं, तो वो अटैच करके आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। आजकल जो फॉर्म है AOC4 XBRL जो है उसका डेटा साइज भी बढ़ा दिया गया है, अभी भी V2 के अंदर ही रिपोर्टिंग हो रही है, तो डेटा साइज अब 8 MB के आसपास कर दिया। और XML फाइल का जो आप कितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन डालें, वो जब अटैच हो जाती है तो फॉर्म का जो साइज रहता है वो बहुत ही कम रहता है, मुश्किल से 700 KB या 1 MB या 1.5 MB से ऊपर नहीं जाता। तो XML फाइल बहुत ही छोटी होती है, सिस्टम पे आपको ज्यादा दिखेगी 3 MB 4 MB की भी दिख सकती है, बट जब जैसे ही अटैच करेंगे AOC4 XBRL के अंदर जो फॉर्म का फाइनल साइज होगा बहुत ही कम होता है। तो आप XML फाइल को अटैच कर दीजिएगा उसके अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम XML फाइल को अटैच कर रहे हैं तो बैलेंस शीट और जो ऑडिटर रिपोर्ट है और जब या डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, उसको भी हम अटैच करें कि नहीं करें। तो अगर आप फॉर्म को देखेंगे तो फॉर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ एज अ प्रैक्टिस, एज अ गुड प्रैक्टिस आप अटैच कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको नहीं आता कि XBRL की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, वैलिडेशन टूल कैसे डालना है, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी भी है ना किसी AOC4 XBRL से, तो आपको वैलिडेशन टूल चाहिए होगा। वैलिडेशन टूल जो है उसको PDF में भी कन्वर्ट करता है, तो वो मैं आपको एक छोटी सी रील बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको XBRL को कैसे XBRL फाइल को कैसे कन्वर्ट करना होता है नॉर्मल PDF के अंदर। वो मैं आपको एक सेपरेट रील में शेयर करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप साथ में PDF भी लगा सकते हैं। तो PDF जनरली होती है थोड़ी हैवी साइज की होती है, तो आप देखिएगा कि 8 MB के अंदर सब कुछ हो जाए, डिजिटल सिग्नेचर्स भी लगने होते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। इट्स अ प्रॉपर कंप्लायंस, फॉर्म प्रॉपरली आपका फाइल हो जाए। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको XBRL जब आप सॉफ्टवेयर में XBRL की डेटा एंटर कर रहे होंगे या आपको XBRL की फाइल बनानी है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो XBRL आपका जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा टायरिंग प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा मतलब आप परेशान हो जाएंगे, आपकी फाइल प्री स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी और आपकी फाइल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला यही है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएं या जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लाइंट से मंगवाएं, वो डॉक्यूमेंट जो है वर्ड फाइल या एक्सेल में हो, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग होनी है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ क्लरिकल वर्क इनिशियली। आप जैसे क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन डेटा पंचिंग करेंगे, वो मोर ऑफ अ क्लरिकल वर्क है, बहुत ही टायरिंग वर्क है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि आप वर्ड और एक्सेल में मंगवाएं ताकि कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहेगी और आपकी XBRL फाइल जल्दी बन सकती है अगर आप वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल से काम करेंगे। तो दूसरा क्या, आपको मैपिंग प्रॉपर करनी है। मैपिंग का मतलब ये होगा कि जो डेटा आपका बैलेंस शीट में जिस हेड के अगेंस्ट है वही डेटा उस हेड के अगेंस्ट आपकी XBRL फाइल के अंदर भी होना चाहिए। इसको टैगिंग भी बोलते हैं कि प्रॉपर टैग्स के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि स्कीम जो होती है, स्कीम में डिफरेंट टर्म्स, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, लोगों को जनरली नहीं समझ में आते हैं कि टैक्सोनॉमीज क्या होती हैं,
टैगिंग क्या होती है, मैपिंग क्या होती है। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली एक स्कीम ही होती है जिस स्कीम के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल है जिसमें जिसके अंदर आपकी बैलेंस शीट बनती है वो अलग अलग तरीके से बनती है। वही यहीं अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखेंगे तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो अलग है। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको हम टैक्सोनॉमीज बोलते हैं XBRL की लैंग्वेज में। तो टैक्सोनॉमी होती है, फिर आपको जो है टैगिंग करनी है। टैगिंग क्या होता है, जो बेसिकली सब हेड्स और हेड्स होते हैं उनको टैग्स बोलते हैं। और मैपिंग क्या होती है, मैपिंग बेसिकली जो जिस टैग के अंदर जो डेटा आपके बैलेंस शीट या P&L के अंदर है वही वो सेम डेटा वही आपका XBRL में भी आना चाहिए। वो आपको प्रॉपर टैगिंग या मैपिंग करनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और मैंने देखा है कि काफी लोग जो होते हैं वो है ना फॉर्मेटिंग पे बहुत ध्यान देते हैं कि भाई XML को जो PDF में कन्वर्ट करते हैं तो PDF में भी फॉर्मेट जो है प्रॉपर आना चाहिए। तो इस एक चीज का ध्यान रखिए, XML फाइल इज नॉट अबाउट फॉर्मेटिंग, क्योंकि वो वर्ड फाइल नहीं है कि आप उसको फॉर्मेट कर रहे हैं प्रॉपर, उसको अच्छे से उसमें लाइन स्पेसिंग दे रहे हैं। वो एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। आप ध्यान रखिए, आप कितना भी फॉर्मेटिंग कर लें वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाएगा। वो कभी भी परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ, टेबल्स गलत ऊपर नीचे बन सकते हैं। तो आप फॉर्मेटिंग को आप नहीं करेक्ट कर सकते। आप कोशिश करके ठीक कर सकते हैं, बट एक बार ध्यान रखिए ये एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, ना कि कोई इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट अ वर्ड डॉक्यूमेंट की जिसमें आप प्रिंट कर रहे हैं और आप उसको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो अगर फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं भी हो रही है तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कुछ XBRL के सॉफ्टवेयर हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। मैं जनरली जो है रिलाय ऑन का सरल यूज करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और इनका कस्टमर केयर जो वो होता है, कस्टमर सर्विस सेंटर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्रॉम्प्टली आपकी क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, सारे एक जैसे ही सॉफ्टवेयर हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो जनरली 6,000 से 10,000 या 12-13,000 तक भी जाती है प्लस GST। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन ले रहे हैं, क्या नंबर ऑफ यूजर्स ले रहे हैं। हम जनरली छोटी फर्म है या मिड साइज फर्म है तो मल्टी यूजर आप ले सकते हैं। मल्टी यूजर में एक सर्वर रहता है और बाकी आप जब तक सर्वर ऑन नहीं होगा तब तक दूसरे जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो वो डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड कितना है, आपके पास यूजर्स कितना है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसीडर व्हाइल बाइंग दीज सॉफ्टवेयर्स। जनरली अगर आपकी मिड साइज या छोटी फर्म है तो एक सिंगल यूजर लाइसेंस से भी काम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ये जो अभी हमने चीजें डिस्कस करी हैं, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो XBRL का जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे या XBRL फाइल बना रहे होंगे तो आप आराम से उस फाइल को बना सकते हैं और आपकी जो फाइल बनेगी वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही प्रॉपर बनेगी और आपकी रिपोर्टिंग भी एकदम एज पर लॉ, एज पर रूल्स होगी। तो ये आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो है एक बार सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर दिखता कैसे है, उसमें काम कैसे करना होता है, ताकि आप जब रिपोर्टिंग जब आप अपना रिपोर्टिंग कर रहे हो, जब आप अपने डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि XBRL फाइल बनती कैसे है। हम लोग जो है रिलाय ऑन का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सरल XBRL, वो यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है ये। आप आराम से इसमें XBRL की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है इनका जो कस्टमर केयर सेंटर है बहुत प्रोफेशनल और प्रॉम्प्ट है। तो आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे सॉफ्टवेयर जनरली सेम ही होते हैं। और इसके अंदर जैसे हमें अब न्यू कंपनी बनानी है जिसकी XBRL की एंट्रीज करनी है तो हम न्यू कंपनी आइकन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे अपर लेफ्ट कॉर्नर में, तो उसके अंदर आप उसको क्लिक करके कंपनी का नाम और कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप डेटा बना रहे हैं, XBRL फाइल बना रहे हैं और कौन सी टैक्सोनॉमी है जो कि आपको यूज़ करनी है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं तो AS की टैक्सोनॉमी यूज़ होगी और अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल है तो CNI 2016 यूज़ होगी। तो टैक्सोनॉमी सेलेक्ट करने का जैसे ही आप क्रिएट दबाएंगे तो सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने इसके सॉफ्टवेयर में जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है और जो भी रेड में डिटेल्स हैं जैसे नेम ऑफ द कंपनी, ये क्या है बहुत ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, इसको तो आपको डालना ही डालना है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिस करेंगे तो सॉफ्टवेयर ही आपको एरर दे देगा और आपकी फाइल बनेगी ही नहीं। तो आपको ये सारी जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको आपको फिल इन करना है और जो एप्लीकेबल नहीं है और रेड में नहीं है उनको आप नहीं भी भरेंगे तो काम चलेगा। बट आपको रेड वाले जो हेड्स हैं अगर आप देखेंगे उनके सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो तो भरनी है। अब ये क्या है, ये हमने बिल्कुल न्यू कंपनी बनाई थी।
अब लेट्स से इस कंपनी का लास्ट ईयर भी XML में ही फाइलिंग हुई थी, XBRL में फाइलिंग हुई थी, तो आप क्या कर सकते हैं, ये इंपोर्ट दबा के XML फाइल जो लास्ट ईयर की होगी वो AOC4 XBRL से आप निकाल लीजिए और इंपोर्ट दबा के उस फाइल को आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो आपके जो लास्ट ईयर का डेटा है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। इवन जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है कंपनी का वो भी सारा आ जाएगा, जैसे पैन हो गया, टाइप ऑफ इंडस्ट्री हो गया, एड्रेस हो गया, सब इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपका काम जो है बहुत ही कम हो जाएगा और आपको जो है लास्ट ईयर की एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर लास्ट ईयर XBRL हुआ है, फाइलिंग हुई है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और आपको एक चीज़ और भी आसान हो जाती है कि आप पिछले साल का डेटा देख के इस साल का टैगिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पशन लिया जाता है कि लास्ट ईयर अगर फाइलिंग हुई होगी तो सही हुई होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट ईयर की फाइल के डेटा को ना देखें। अगर आपको लगता है कुछ टैगिंग गलत हुई है लास्ट टाइम तो आप सही भी कर सकते हैं, बट हाँ लास्ट ईयर से आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। तो देखिए मैंने कंपनी का लास्ट ईयर का इंपोर्ट किया था, देखिए इसके अंदर पूरा सारा डेटा आ गया। तो इससे क्या आपको जब आप एंट्री कर रहे होते हैं XBRL की तो आपको आइडिया मिल जाता है कि टैगिंग कैसे करनी है और कहाँ करनी है। तो आप ध्यान रखिए अगर लास्ट ईयर XBRL की फाइलिंग हुई है तो आप AOC4 XBRL जो फॉर्म है वो आप मंगवा लें क्लाइंट से या डाउनलोड कर लें MCA से, उसमें से XML फाइल को एक्सट्रैक्ट करके इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर लें, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सारे शेड्यूल्स इसमें खोल के भरने हैं, कोई भी शेड्यूल खाली नहीं करना है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो ये येलो वाले जो फिगर्स हैं ये शेड्यूल से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। तो शेड्यूल आप देखेंगे लेफ्ट में सारे शेड्यूल्स आ रहे हैं, तो इन शेड्यूल्स को आपको सारा भरना रहेगा खोल के, आपको एक एक पॉइंट खोल के चेक करना है। जो भी एप्लीकेबल शेड्यूल है आपको भरना है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैलेंस शीट और P&L में रिफ्लेक्ट करेगी। ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो भी आपको डालनी है। और एक बार ध्यान रखिएगा, ऑडिटर रिपोर्ट कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो एक बार ध्यान से देखेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड में जैसे लेट से स्पेलिंग गलत है कुछ भी है तो आपको सही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग सही भी नहीं करेंगे तब भी आपकी XML प्रॉपर बन जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉपर वैलिडेट हो जाएगी वैलिडेशन टूल से, प्री स्क्रूटनी हो जाएगा। मगर वो एट दी एंड स्पेलिंग गलत है या सेंटेंस गलत है तो आप प्रॉपर इसको पढ़ के करें। कोई भी चीज़ को मतलब बिना पढ़े ना करें, अगर बिना पढ़े करेंगे तो XBRL का जो क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं होगा। ऑल्दो फाइलिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट क्वालिटी विल बी वेरी बैड। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपको सारी फिल इन करनी है, सब कुछ इसके अंदर आपको भर के आपको क्या कहते हैं अपने XML फाइल पूरी करनी है। अब वैलिडेशन टूल जिस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, mca.gov.in/XBRL। तो यहाँ से आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में से आप वैलिडेशन टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप हर साल डाउनलोड करिए, क्योंकि उसके बिना फाइल आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। ये एक सॉफ्टवेयर है जो लेटेस्ट है, XBRL वैलिडेशन टूल MCA का। आप देखेंगे इसमें आप इसको खोलिएगा तो डाउनलोड आपको सबसे पहले टेक्सोनॉमी, जिस टेक्सोनॉमी आपको बनाया है आपने XML फाइल को, उसको यहाँ से डाउनलोड करिए। वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप आपको वही टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करनी भी होती है। सेलेक्ट करने के बाद आप जो आपकी XML फाइल बनी है, देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पहले डाउनलोड कर ली थी, अब मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको XML फाइल जहाँ पर आपकी जो आपने फाइनल करी है अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, उस फाइल को आप इस सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे। ओपन जैसे आप उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको स्क्रीन दिखाई देगा और इसमें देखेंगे सारे शेड्यूल्स हैं, सारी बैलेंस शीट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद आपको सबसे पहले वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद जो भी एरर्स आएंगे उन एरर्स को रिजॉल्व करना है और उन एरर्स को जैसे आप रिजॉल्व कर लेंगे फिर से आपको वही पूरा प्रोसेस वैलिडेशन का शुरू करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इस जो फाइल है, ये जो आपने सारे एरर्स ठीक करे थे, उस फाइल को वैलिडेट करने के बाद आपको प्री स्क्रूटनी करना है। जब तक आप प्री स्क्रूटनी नहीं करेंगे आपकी XML फाइल जो है वो फाइनल नहीं होगी, वो अपलोड नहीं हो सकती। वो आपके शायद एरर सारे चले भी जाएं, बट जब तक आप प्री स्क्रूटनी नहीं करेंगे आप जो है XML फाइल को फाइनल नहीं कर सकते और XML फाइल वो अपलोड नहीं होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट वैलिडेट द फाइल, देन प्री स्क्रूटनाइज द फाइल। उसके बाद जो है आप उसको फाइल को अपने फॉर्म में अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। और यही प्रोसेस जो होता है PDF कन्वर्जन का भी रहता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई XML फाइल आपने पब्लिक स्क्रूट नहीं करी, XML फाइल आई। अब XML फाइल को आप ऐसे ही सॉफ्टवेयर से वैलिडेशन टूल में जाके उसको आप इस वाले सॉफ्टवेयर में खोलिए और ऑब्वियसली वो वैलिडेट और प्री स्क्रूटनी हुई है तभी वो अपलोड हुई है, तो उसको आप एक्सपोर्ट टू PDF कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी पुरानी XBRL फाइलिंग्स हुई हैं
आप PDF में कन्वर्ट करके उनको देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है XBRL पे पसंद आई हो, और कोई भी आपकी क्वेरीज XBRL के रिगार्डिंग हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे उसके हम रिप्लाई कर पाएँ टाइम से। और इस चैनल को प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।